Welcome to the online platform of Pinnacle Institute Adiotics. Today we are going to start with the new chapter which is cell, the basic unit of life. The unit of life, cell. आज हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज सेल. अगर हम बच्चे सेल की बात करें, सेल इज डिफाइंड एज द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. आज की डेट में हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने के लिए उनका सबसे बेसिक यूनिट क्या होगा? सेल. सेल के पास वो सारी चीजें होती हैं जिससे लाइफ सस्टेन की जा सके या जिससे लाइफ के कैरेक्टर्स को दिखाया जा सके, जैसे रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, राइट. ये सारी चीजें, आइसोलेशन, ये सारी चीजें जो है हमें सेल करता हुआ दिखता है. सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है. अगर हम इस बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ध्यान से देखना, तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना. सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है, राइट. साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया. तो बहुत सारी ऑर्गेनेलिस देखने को मिलती है, साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, मेम्ब्रेन देखने को मिलती है. अब इनमें से सारे स्ट्रक्चर क्या हर टाइप के सेल में प्रेजेंट है, ये हम जानेंगे. इनमें से कौन से स्ट्रक्चर किस सेल में एब्सेंट होते हैं, इसको भी हम समझने की यहाँ पर ट्राई करेंगे. तो अगर अब हम बात करें, हमारे पास सेल के अंदर डिस्कवरीज आ जाती हैं. बात आती है कि कौन सा सेल किसने डिस्कवर किया. तो जैसे जैसे हमने देखा कि जो माइक्रोस्कोप है उसकी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई, लेंसेज के थ्रू हमने इमेजेस को मैग्नीफाई करना सीखना स्टार्ट किया, तो उस टाइम के साथ साथ कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किए और उन माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से उन्होंने अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया. सबसे पहले ये काम किया था रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जो वाइन की बॉटल्स को कॉर्क से बंद किया जाता है, उस वुडन कॉर्क को स्टडी करने की इच्छा जो है रखी कि ये जो वुडन कॉर्क है, इससे हमारी जो वाइन की बॉटल्स हैं उनको कैसे बंद किया जाता है और एयर कैसे जो है उसमें से पास आउट नहीं करती. तो उसने कॉर्क की स्लाइस को जब विजुअलाइज किया तो उसके अंदर उसको देखने को मिला देयर वर some these types of structure, empty spaces bounded by a membrane, और इन empty spaces को उसने वर्ड दिया सेलुले. इस empty spaces वाले जो सेल्स हैं इन्हीं को हमने सेल्स बोला. और ये जो सेल्स थे ये कैसे थे? they were dead cells. क्या ये बात क्लियर है? सेलुले क्यों बोला? क्योंकि ये जो जेल का सेल होता है उसकी तरह अपीयर हो रही है, या जो मॉन्क्स जो मिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें जो अपने पाठ पूजा करते हैं उस टाइप के सेल्स की तरह ये दिख रहा था. ठीक है. इसके बाद आता है लाइफ सेल. तो एंटोन वॉन लेवनहुक ने जो है फर्स्ट लाइफ सेल को ऑब्जर्व किया. तो अगर पूछा जाए फर्स्ट लाइफ सेल किसने ऑब्जर्व किया तो वो है एंटोन वॉन लेवनहुक. और अगर बोला गया कि फर्स्ट सेल को किसने डिस्कवर किया तो वो है रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने लाइफ सेल को डिस्कवर किया या डेड? तो इसका आंसर आप जानते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? ही डिस्कवर्ड अ टाइप ऑफ डेड सेल. कहां से किया? फ्रॉम द बार्क ऑफ ए कॉर्क, राइट. ये बात क्लियर है. देन देयर इज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने. और उसके बाद आ जाता है प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय पुरकिंजे. एंड व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? इट इज बेसिकली साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. इट इज बेसिकली साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. अब बच्चे अगर हम आगे बात करें तो आगे हम आगे देखेंगे. आगे वाला देखो, दीज आर द डिस्कवरीज. इन डिस्कवरीज के बाद आ जाता है सेल थ्योरी. मैथ्यूस स्केल्डन ने 1838 के अंदर, हु वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट, इसने क्या किया था? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और प्लांट्स के अंदर क्या पाया कि ये सभी के सभी प्लांट्स किसके बने हुए हैं? बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल. ये सारे के सारे प्लांट्स किस चीज के बने हुए हैं? बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल. ठीक है. इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद श्वान है. श्वान ने 1839, हु इज अ ब्रिटिश zoologist, he studied different types of animal cells and reported that all these cells has a covering of cell plasma membrane, and also concluded that cells are the basic unit of any animal body. He was also able to differentiate between the cell wall. He saw that there is presence of cell wall in case of plants, but it is not present in case of एनिमल्स. तो इसने ये डिफरेंशिएशन भी किया कि प्लांट और एनिमल्स के अंदर क्या डिफरेंस होगा. क्या ये बात क्लियर है? अब इसके बाद बच्चे अगर हम बात करें, हमारे पास आ जाते हैं ड्रॉबैक्स. व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस सेल थ्योरी? अगर हम सेल थ्योरी के ड्रॉबैक्स देखें तो थ्योरी के अंदर हमने क्या देखा कि ही डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड. ये न्यू सेल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं ये एक्सप्लेन ही नहीं किया. किसने?
सेल थ्योरी ने। सो दिस थ्योरी, सेल थ्योरी वाज इनकम्प्लीट। ये कैसी थी? कंप्लीट नहीं थी, इट वाज इनकम्प्लीट। इस सेल थ्योरी को कंप्लीट करने वाला जो साइंटिस्ट है, ही वाज रुडोल्फ विर्चॉव। रुडोल्फ विर्चॉव ने 1855 के अंदर एक्सप्लेन किया हाउ द सेल डिवाइड and how a new cell is formed from a pre-existing cell। इसीलिए उसने क्या बोला? omnis cellulae e cellulae, pre-existing cell से ही नया सेल आया है, omnis cellulae e cellulae। ये बात क्लियर है? He modified the hypothesis given by Sheldon and Schwann to give cell theory its final shape। तो अगर क्वेश्चन आ जाए who gave the final shape to the cell theory, तो इसका आंसर क्या आएगा? रुडोल्फ विर्चॉव। who gave the cell theory, इसका आंसर क्या आएगा? शेल्डन एंड श्वान। शेल्डन की अगर बात की जाए तो शेल्डन क्या था? जर्मनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट। और अगर हमसे बोला गया श्वान क्या था? श्वान क्या था? ब्रिटिश zoologist। ये बात क्लियर है? श्वान ने कब डिस्कवरीज की थी? 1839। शेल्डन ने कब की थी? 1838। और अगर पूछा जाए रुडोल्फ विर्चॉव ने कब की थी, तो इसने की थी 1855। क्या ये बात सभी को क्लियर है? इस सभी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इन सभी टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आपको आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर? नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट आ जाता है सेल शेप एंड साइजेस। बच्चे सेल वेरी इन देयर शेप एंड साइजेस ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप and they have different types of sizes in different types of cells। अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो आ जाते हैं माइक्रोप्लाज्मास, जिनका स्मॉलेस्ट जो है लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बट अगर हम बात करें, देयर इज आल्सो ए कैटेगरी under this mycoplasma called PPLO, pleuropneumonia like organism, and they have size of 0.1 micrometer। Mycoplasma are smallest cell, generally we say their size is only around 0.3 micrometer, but it can vary from 0.1 to 0.3 micrometer, यानी 0.3 micrometer से भी छोटा सेल पॉसिबल है। क्या ये बात क्लियर है? बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? दे आर 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसको हम क्या मानते हैं? लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का जो साइज है ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज 7 माइक्रोमीटर। कितना है ये? 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ये वर्ड आपको याद रखना जरूरी है। Nerve cell are the sum of the longest cell। Nerve cells vary from the organism to organism and it is considered the nerve cell of whale, right? Blue whale, that is the largest cell present on the earth। Clear है ये बात? आगे बच्चे अगर हम बात करें, शेप की भी बात कर लेते हैं। शेप अगर देखोगे तो बच्चे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, they are round and biconcave। WBC cells are amoeboid because they act like amoeba and they can vary their shape। Some cells of epithelial tissue are columnar in shape। Nerve cells are elongated and branched, and a tracheid is a elongated cell, and mesophyll cells are round and oval। These shape of cell vary according to their structure, their modification, their adaptation to do different types of function। नर्व सेल को सिग्नल लेकर जाना है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? इलोंगेट करना पड़ेगा। सिग्नल को अलग अलग जगहों पर पहुंचाना है तो ब्रांच करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर किसी एपिथेलियल सेल को बहुत सारी सिक्रीशंस बनानी है या बहुत कुछ अब्सॉर्ब करना है तो उसको अपने आप को टॉल पिलर लाइक बनाना पड़ेगा, तो कॉलमनार शेप होगी। डब्ल्यूबीसीज को डायपेडेसिस करनी होती है। डायपेडेसिस क्या होता है? डायपेडेसिस में बच्चे याद रखेंगे कि अगर हमारे पास इस टाइप का कोई भी सेल है तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि ये मान लो WBC, यहाँ पर RBC घूम रहे हैं, ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में से डायपेडेसिस यानी कि पिचकते हुए जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनमें से WBC को एस्केप करना पड़ेगा, और यही WBC का जो एस्केप करने का फॉर्म है ये इसकी अमीबॉइड शेप की वजह से पॉसिबल है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? डायपेडेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? डायपेडेसिस। क्या ये बात क्लियर है? सिमिलरली RBC को अपना सरफेस एरिया बड़ा करना था तो इन्होंने अपनी जो बाइकनकेव शेप जो है ऑब्टेन की, जिसकी वजह से क्या हुआ? मैक्सिमम सरफेस एरिया मिला फ्लूइड को टू बाइंड विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए सरफेस एरिया क्या मिला? मैक्सिमम मिला। और ये मैक्सिमम अचीव करने के लिए इसकी शेप कैसी होगी? बाइकनकेव। क्या ये बात क्लियर है? आई होप सभी को क्लियर होगी। अब आती है सेल की टाइप्स। सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर सेल की सिर्फ दो टाइप्स होती हैं, एक होती है यूकैरियोटिक, एक होती है प्रोकैरियोटिक। व्हाट इज यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक? तो इसको ध्यान से समझेंगे।
अगर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की बात करें तो याद रखना यू मीन्स एडवांस, प्रो मीन्स प्रिमिटिव। ये प्रोफेशनल वाला प्रो नहीं है कि 11 प्रो 11 से अच्छा होगा, ये प्रो है प्रिमिटिव, यू है एडवांस, यहां पे उल्टा हो रहा है, ठीक है। यू एडवांस, एडवांस कैरियोट मीन्स एडवांस न्यूक्लियस और प्रो कैरियोट मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस। क्या ये बात क्लियर है? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द न्यूक्लियस सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये बताया हुआ है। अब इनमें फर्क क्या है? In case of prokaryotic, there is a nucleoid, but there is no development of nucleus. There is no nucleus in the prokaryotes. There is only a nucleoid structure, primitive type of nucleus. Whereas in case of eukaryotes, we can see a well-defined nucleus. Well-defined nucleus यहाँ पे present है, which is membrane closed, membrane bound nucleus है ये बात clear है? Other differences are also present in these cells, which we are going to study further. Let's start with the prokaryotic cell. They are typically unicellular organism. ये जनरली कैसे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा एंड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. Pleuronemonia like organism is basically a type of mycoplasma. It is a basically type of mycoplasma. There are 4 basic types of shape of bacteria, like bacillus, which is rod shape, you can see over here in the diagram. Coccus is spherical shape, coccus is round spherical shape, right? Vibrio is coma shaped, and there is spirillum is spiral shape. Even there is streptococci, chain of the spherical structures. Diplococci, chain of 2 pair of coccus यानी कि spherical bacteria. क्या ये बात क्लियर है? These are the different types of shapes of bacteria which are basically a type of prokaryotic cell. Next. आगे बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की. If we talk about the prokaryotic cells have a cell envelope. क्या होता है इनके पास? एक cell envelope. Cell envelope consists of 3 layers. First layer of cell envelope is glycocalyx, which is outermost layer. It is sometimes called slimy layer. It is sometimes called capsule. Why we call it a slimy layer or capsule? We are going to study this in the class in the few minutes. Then after that there is presence of a cell wall. Cell wall could be of various type. Generally अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें पेप्टिडोग्लाइकन्स की सेल वॉल देखने को मिल जाती है. आफ्टर दैट देयर इज इनरमोस्ट स्ट्रक्चर विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो बच्चे आपको एक चीज याद रखनी है, ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल आर नॉट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए सेल, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए सेल. Each and every cell must have a plasma membrane. Each and every cell must have a plasma membrane. क्या ये बात क्लियर है? अगर हम बच्चे बात करें एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो extensions of plasma membrane into the cell in the form of vesicle, tubules and lamellae are called mesosomes. हमें इसकी एक्सटेंशंस देखने को मिलती हैं छोटी छोटी वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स या लेमेले फोल्डेड लेयर्स की फॉर्म में, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? मेसोसोम. एंड दीज आर ऑब्जर्व्ड इन प्रोकैरियोटिक सेल. ये कहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं मेसोसोम? प्रोकैरियोटिक सेल. These mesosomes have 4 basic functions, and these functions are important with respect to NCERT because they have been asked in previous year questions. पुराने क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इनके बारे में पूछा गया है, तो ये हमारे लिए चारों जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ध्यान से देखो. It help in cell wall formation, DNA replication, distribution of daughter cell, respiration, secretion process and increase the surface area of plasma membrane. तो बच्चे एक ध्यान से देखो, इसमें फंक्शंस क्या हैं? पहला है सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा है डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, तीसरा है रेस्पिरेशन और चौथा है सिक्रीशन प्रोसेस, सिक्रीशंस में फॉर्म करना. और इसके अलावा जब भी मेसोसोम बनेगा तो मेसोसोम कैसे बन रहा है? इंटरनल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से, और इस फोल्डिंग की वजह से ऑब्वियस सी बात है सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ जाएगा. अगर ये मेसोसोम डायरेक्ट इसी तरह से होता एंजाइम्स के साथ तो सरफेस एरिया क्या होता? कम. ये सारी प्रोसेसेस क्या होती? बहुत कम. बट जैसे ही हमने इसको फोल्ड किया तो सरफेस एरिया क्या हो गया? इंक्रीज. और ये प्रोसेसेस भी क्या हो गई? इंक्रीज. प्रोसेसेस भी क्या हो गई? इंक्रीज. क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट आता है प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आगे देखो क्या होता है.
Bacteria can be classified into two groups on the basis of differences in the cell envelope. The manner in which they respond to the staining procedure developed by Christian Gram. Christian Gram एक साइंटिस्ट था जिसने स्टेनिंग का मेथड बनाया जिससे बैक्टीरिया को स्टेन किया जा सके. स्टेन करेंगे तो उसको विजुअलाइज कर पाएंगे. अब ये जो स्टेनिंग मेथड था ना, इसमें क्या हुआ, एक कॉन्ट्रेरी स्टेन लिया गया, एक स्टेन लिया गया, ठीक है, मिथाइल का एक स्टेन लिया गया जो पर्पलिश कलर दे रहा था, और एक उसका कॉन्ट्रेरी स्टेन दिया गया जो पिंक कलर दे रहा था. जिन भी बैक्टीरियाज ने स्टेन को गेन किया उनको बोला गया ग्राम पॉजिटिव. Those who took up the stain are called gram positive. Those who took up the stain are called gram positive, and those who did not take the stain are called gram negative. अब ये डिफरेंस हो क्यों रहा है बच्चे? अगर एक चीज पॉजिटिव स्टेन ले रही है तो मतलब उसको कवर करने के लिए कुछ अच्छी चीज प्रेजेंट नहीं थी और आसानी से स्टेन उसको कवर कर पाया, राइट? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास कैप्सूल जैसी चीजें नहीं होती जिसके कारण उसको स्टेन बहुत इजीली गेन हो रहा है. दूसरी तरफ जो स्टेन नहीं ले पा रही उसमें क्या होगा, एक अच्छा सा कैप्सूल बाहर प्रेजेंट था जिसकी वजह से स्टेन एंटर नहीं कर पा रहा और इसीलिए वो ज्यादा प्रोटेक्टेड होगा. इसी वजह से ग्राम पॉजिटिव से अगर हम देखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दे आर मोर डेंजरस, दे आर मोर कॉलोनियल, दे कैन इन्वेड मोर इजीली बिकॉज दे हैव अ कैप्सूल व्हिच प्रोटेक्ट्स देम. क्या ये बात क्लियर है? अब नेक्स्ट, अब ग्लाइकोकैलिक्स का वही डिफरेंस की कैप्सूल और स्लाइम वाला. Glycocalyx difference in composition and thickness among different bacteria. It could be loose sheath like हो सकता है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, slime layer. तब हम इसको क्या बोलेंगे, slime layer. और अगर ये loose sheath की जगह thick हो जाए, tough हो जाए, तब हम इसको क्या बोलेंगे, capsule. And generally हम क्या देखते हैं कि जो बैक्टीरिया जो ज़्यादा टफ होते हैं उनके अंदर क्या होगा, ये कैप्सूल की फॉर्म में होगा. सेल एनवेलप की तीन चीज़ें थी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन. ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज है स्लाइम लेयर, अगर टफ है कैप्सूल. क्या ये बात क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? नेक्स्ट देखो, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया सेल्स में भी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल. मोटिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. अगर मोटिलिटी है तो वो क्यों होगी? बिकॉज इट हैज अ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन कॉल्ड फ्लैजेला. अगर ये फ्लैजेला ना हो बैक्टीरिया के ऊपर तो ये मोटिलिटी नहीं होगी. तो फ्लैजेला नेसेसरी फॉर मोटिलिटी. Other than flagella, there is presence of pili and fimbriae, which are also present on the surface area of bacteria. But remember, pili and fimbriae are not meant for motility; they are meant for other functions. क्या? पहले एक चीज याद रखनी है कि फिम्ब्रे का साइज सबसे स्मॉल होता है, उससे बड़ा होता है पिलाई, पिलाई से बड़ा होता है फ्लैजेला. क्या ये बात क्लियर है? फ्लैजेला मोटिलिटी में हेल्प करता है. फिम्ब्रे जो होता है ये बायोफिल्म बनाने में हेल्प करता है. बायोफिल्म क्या होती है? बायोफिल्म होती है बैक्टीरिया की लेयर जो एक साथ बन जाए जब बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए. एग्जांपल बताऊं, सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप देखते होगे कि आप जो माउथ के अंदर फिश फीलिंग होती है वो बहुत ज्यादा फ्रेश नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि आपके टीथ के ऊपर एक स्लाइमी सी लेयर आपको दिख रही होती है या आप फील कर पा रहे होते हो इफ यू कैन टच योर टीथ विद योर टंग, राइट? जो ये स्लाइमी सी लेयर होती है एक टाइप की बायोफिल्म है कि बैक्टीरिया ओवर द नाइट बहुत ज्यादा वहां पर ग्रो कर गया, राइट? ये जो बायोफिल्म्स होती हैं इनको स्टिकीनेस प्रोवाइड करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, फिम्ब्रे. इसके अलावा रहता है पिलाई, सेक्स पिलस भी जिसको बोल रहे हैं. पिलाई हेल्प्स इन द प्रोसेस लाइक कॉन्जुगेशन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, राइट? इसमें ये हेल्प करता है. तो ये आपको याद रखना है इनके फंक्शंस. इसके अलावा साइटोप्लाज्म इज ग्रेनुलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम. यहाँ पर बच्चे एक चीज याद रखनी है, सबसे खास बात क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कि यहाँ न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है. दूसरा, इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है. राइबोसोम यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होगा. और यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ these prokaryotic organism and this is of 70s. ये आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर जो बन सकता है कि ये किस टाइप का है, इट इज ऑफ 70s टाइप. ये किस टाइप का है, 70s टाइप. एस होता क्या है ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे. इट इज बेसिकली स्वेडबर्ग यूनिट, इट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. क्या होता है आगे चल के समझेंगे. क्या ये बात क्लियर है? Reserve material are stored in cytoplasm in the form of inclusion bodies. Inclusion bodies are basically structures storing the different types of granules like phosphate granules, right? ये बात क्लियर है? Then now move on to the eukaryotic cell. Eukaryotic cell के अंदर ध्यान से देखना. The eukaryotic
in cells include all the protist, unicellular eukaryotes, plants, animals and fungi. तो बच्चे 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है विटकर ने दिया था, उसमें क्या क्या था हमारे पास? उसके अंदर सबसे पहली चीज आ जाती थी बैक्टीरियाज. बैक्टीरियाज आर अंडर द मोनेरा. देन bacteria are prokaryotic organism. After that there is unicellular eukaryotic organism which are protist. After that there is multicellular eukaryotic organism in which there is fungi, plants and animals. ये बात क्लियर है? तो ये सारी क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं इसमें. अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखें, देयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस व्हिच इज प्रेजेंट इन देम. इट कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर एनवेलप से कवर्ड होने वाला हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल होता है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. क्या मतलब है इस चीज का? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल द जेनेटिक मटेरियल. क्लियर है ये बात? दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल. All eukaryotic cells are not identical because there are major differences between plant and animal cell. In their structure, in their functioning, they are very much different from each other. Thus, we are saying that all eukaryotic cells are not similar. They have major differences between them. Let's study these differences. इस structure को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक चीज क्या याद रखनी है? In case of prokaryotes there was no mitochondria. In case of prokaryotes there is no endoplasmic reticulum. In case of prokaryotes there is no ATS RNA. There is no nucleus. There is no nucleolus. There is no Golgi apparatus. There is no nuclear envelope. No such kind of there will be cytoplasm, cytoskeleton, plasma membrane, right? But all the other structures will not be present. There will be presence of 70s ribosome. There will be presence of chromatin, but this chromatin will be generally a single chromosomal structure, right? और ये जो single chromosomal structure, it is present in the form of a nucleoid, not nucleus. Clear है ये बात? Now let's move on to the differences between the plant and animal cell. Let's look at the differences. The major difference between a plant and animal cell is the cell wall. Cell wall is present in case of plant, but it is absent in case of animal. And the cell wall which is present in case of plants, it is generally made up of cellulose. It is generally made up of cellulose, which provides rigidity to the plant cell, whereas in the animal cell no such cell wall is existing. Clear है ये बात? In plant cell, large vacuole is present in the middle. Middle में एक large vacuole present होगा. This vacuole will generally having the storing the sap. सैप को स्टोर करेगा. In animal cell, there is no such large single vacuole present in the middle, but there is presence of small vacuoles which could either be present or absent. It is not necessary that जो ये smaller vacuoles हैं ये हमेशा present होंगे. हो सकता है ये हों, हो सकता है ये ना भी हों. क्लियर है ये बात? In plant cell, centrosome and chloroplast are present. In animal cell, centrosome and chloroplast are absent. ये आपको याद रखनी है बात, ठीक है? Next, mitochondria are generally spherical or oval in shape in case of plant cell, but in case of animal cell, mitochondria are generally tubular in shape. Clear है ये बात? Next, eukaryotic cell. Eukaryotic cell को ध्यान से देखो. प्लांट एंड एनिमल सेल के बाकी डिफरेंसेस. प्लांट सेल के अंदर देखो, सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट. इन प्लांट सेल देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. इन एनिमल सेल देयर आर मेनी वैक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन स्मॉलर साइज. नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन यूजुअली डिवाइड्स बाय सेल प्लेट मेथड. मतलब यहाँ पर जब डिवीजन होती है ना, तो यहाँ पर सेल प्लेट्स बनती हैं और ये डिवाइड करते करते दोनों सेल्स को डिवाइड करेंगे. बट इन केस ऑफ एनिमल सेल दे विल डिवाइड बाय फरोइंग और क्लीवेज मेथड. क्या होता है फरोइंग और क्लीवेज मेथड? ये सेल्स हैं, न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ डिवाइड करती हुई फरो बनाती हुई दोनों सेल्स को बीच में से कट करेगी. ठीक है, इस तरह से. जबकि इन दिस देयर इज प्लेट फॉर्मेशन बिटवीन देम, और ये धीरे धीरे यहाँ डिवाइड करके इसको अलग करेगी. क्लियर है दोनों में डिफरेंस? नेक्स्ट, plant cells are capable of forming all amino acids and coenzymes and vitamins. Animal cells cannot form all amino acid, coenzymes and vitamins. Thus, we have to obtain these essential amino acids, coenzymes and vitamins from our diet. That is basically from plant diet. Clear है बात? Lysosomes present are
less in number. Lysosome present are more in number in case of animal cell. Why? इसका सिंपल सा एक रीजन है कि लाइसोसोम की हेल्प से बहुत सारे एनिमल्स के अंदर डाइजेशन जैसी प्रोसेसेस हो रही हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट सेल्स एज मच एज दे आर रिक्वायर्ड बाय द एनिमल सेल. देयर आर और डिफरेंसेस भी हैं पर ये मेजर डिफरेंसेस में एक आता है. नेक्स्ट, अब आते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है. एवरी लिविंग सेल इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ थिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी बहुत पतली सी इलास्टिक रीजनरेटिव सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब इसका मतलब समझो. थिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पतली सी बारीक सी मेम्ब्रेन है, इलास्टिक नेचर की है यानी वेरिएबल शेप कर सकती है, रीजनरेटिव डैमेज हो तो रिपेयर हो सकती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब इट विल परमिट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स. कैसे? मान लो क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और कोई टीचर नहीं है, गेट ओपन है, तो कोई भी अंदर जाओ कोई भी बाहर आओ, कोई रेगुलेशन नहीं. बट अगर क्लास के अंदर टीचर है, गेट ओपन है, तो ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई भी इंसान अंदर आ जाएगा या अंदर से कोई भी इंसान बाहर चला जाएगा. देयर विल बी सिलेक्टिव प्रोसेस. अगर टीचर किसी को बाहर निकालना चाहेगा तो बाहर निकाल देगा, अगर किसी को अंदर बुलाना चाहेगा तो परमिशन दे देगा कि भाई आप अंदर आ जाओ, है ना. ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं किससे? टीचर की प्रेजेंस से, अगर वो क्लास के अंदर प्रेजेंट है और गेट ओपन है. सेम हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी गेट्स के साथ है और इन गेट्स को रेगुलेट किया जा रहा है कि किस मटेरियल को अलाउ करना है, किस मटेरियल की एंट्री को अलाउ नहीं करना है. क्या ये बात क्लियर है? सो दिस इज द डिफरेंस. आगे बच्चे अगर हम बात करें, द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स. सेल मेम्ब्रेन के मेजर कंपोनेंट्स लिपिड और प्रोटीन ही होते हैं. जैसे आरबीसी का सेल देखिए तो इसमें 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है, बाकी 8% कोलेस्टेरॉल एंड अदर काइंड्स ऑफ मटेरियल. राइट, ये सारे जो अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं वो यहाँ पर होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल. बाकी 52% क्या प्रोटीन, 40% क्या है लिपिड्स. क्लियर है ये बात? दिस इज अ बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसमें लिपिड की बाइलेयर दिख रही है और बीच में प्रोटीन्स दिख रही है. ये प्रोटीन्स के साथ हमें ग्लाइकोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट चेन्स देखने को मिल रही हैं विच इज डिस्प्लेइंग अ ग्लाइकोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर. क्लियर? अब ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल को समझते हैं. अब बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिकली विजुअलाइज नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देखने की ट्राई करते हैं. बट स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा डेवलप्ड मैनर में हम इसको चीज़ को नहीं पढ़ सकते, तो इसको हमने फ्लूइड मोजाइक मॉडल जैसे कई सारे मॉडल्स ने एक्सप्लेन करने की ट्राई की, जिसमें सबसे बढ़िया मॉडल कौन सा है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल. तभी हम उसको पढ़ रहे हैं. समझो फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या कह रहा है. इट इज़ एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. इट इज़ अ इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972. ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. ईयर्स में याद रखो, रुडोल्फ विर्चो ने किस ईयर में ये चीज डिस्कवर की थी या बताया था? ओमनी सेलुले सेलुले 1855. अगर हम बात करेंगे शेल्डन की तो उसने कब किया था? तो उसने किया था 1838. श्वान ने 1839. क्लियर है? रॉबर्ट हुक ने 1665. इस तरह से आपको ईयर्स याद होने चाहिए. इन्होंने कौन सा मॉडल दिया था 1972 में? फ्लूइड मोजाइक मॉडल. क्या कह रहा था ये मॉडल? इसके अकॉर्डिंग जो लिपिड की मेम्ब्रेन है दिस इज क्वासी फ्लूइड. क्वासी मींस सेमी फ्लूइड. इट इज नॉट कंप्लीटली फ्लूइड मेम्ब्रेन एंड दिस लिपिड मेम्ब्रेन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स इन देयर ओवरऑल बाइलेयर. बेसिकली क्या बोला? जैसे हम देखते हैं ना कि रसगुल्ले जो हैं, अगर आप घर पे कभी रसगुल्ले लाए हो स्पॉन्जी वाले, तो क्या देखते हो कि स्पॉन्जी रसगुल्ले होते हैं और उसमें ना बहुत सारा पानी होता है. पानी में स्पॉन्जी रसगुल्ले तैर रहे होते हैं, ऊपर ऊपर बड़े होते हैं. राइट? सिमिलरली क्या बोला इसने कि प्रोटीन्स जो हैं वो रसगुल्ले की टाइप है और जो पानी है वो बेसिकली लिपिड है. कि लिपिड का एक समुद्र है, राइट? उस सी के अंदर आइसबर्ग्स हैं. आइसबर्ग्स यानी कि जैसे रसगुल्ले थे वैसे वाली कोई इमेजिनेशन प्रेजेंट है जो हमारे क्या है? प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स बेसिकली एक सी ऑफ लिपिड के अंदर तैर रही हैं और ये प्रोटीन ऑन द बेस ऑफ देयर एक्सट्रैक्शन कुड बी ऑफ टू टाइप. एक्सट्रैक्शन जो है उसकी ईज के ऊपर कि हम इसको कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये दो टाइप की हैं. एक है इंट्रिंसिक, एक है एक्सट्रिंसिक. मतलब एक ऊपर ऊपर वाली प्रोटीन्स हैं जो आसानी से बाहर निकाल पा रहे हैं और एक पूरी प्रोटीन अंदर तक धसी हुई है जो इंट्रिंसिक है, इंटरनल है, इंटीग्रल है, बात जिनको हमें निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है. क्लियर है ये बात?
टू काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर फाउंड इन द मेम्ब्रेन, पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक, जो बहुत आसानी से निकलनी है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और दूसरी है इंटेग्रल और इंट्रिंसिक, जिनको ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्ट। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? तो ये ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होगा, या तो ये एक्टिव होगा या ये पैसिव होगा। एक्टिव हम तब बोलते हैं जब एक्टिव हो, यानी एनर्जी स्पेंड हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर ये एनर्जी स्पेंड नहीं हो रही तब हम उसको क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझते हैं। A few ion or molecules are transported across the membrane against the concentration gradient in the that is from low to higher concentration. अब सबसे पहली बात आती है कि एनर्जी स्पेंड करनी कब पड़ेगी? बच्चे एनर्जी स्पेंड तब करनी पड़ती है जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करो। कैसे? अगर इस पेन को मैं ड्रॉप करूं तो ये नीचे जाएगा, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इसके ऊपर है, राइट? तो इसमें कोई एनर्जी स्पेंड नहीं हो रही, सिर्फ पेन है, उसको छोड़ा, नीचे चला गया पेन, कोई एनर्जी स्पेंड नहीं हुई। पर अगर मैं इस पेन को ऊपर लिफ्ट करना चाहता हूं तो मुझे इसके ऊपर एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, और तभी ये पेन ऊपर मूव करेगा, राइट? तो हम अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन अगर काम करेंगे, अगेंस्ट द फोर्स काम करेंगे, तो क्या होगी? एनर्जी स्पेंड। बट अगर हम अलोंग द ग्रेडियंट, अलोंग द एनर्जी जा रहे हैं, ग्रेविटेशन के अलोंग जा रहे हैं, तो एनर्जी स्पेंड नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है? वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करो तो कब होगा? व्हेन देयर इज मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी जब हम लो कंसंट्रेशन से हायर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, राइट? तब क्या होगी? एनर्जी स्पेंड होगी। मान लेते हैं कि आपके क्लासरूम के अंदर 50 बच्चे बैठे हैं और बाहर से और 50 एंटर करना चाह रहे हैं, तो बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो जाएगी, राइट? बट अगर अंदर क्लासरूम खाली है और बाहर बच्चे बहुत सारे हैं, तो बहुत आसानी से वो अंदर क्लास के एंटर कर जाएंगे, राइट? सो इट इज अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. Such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and is called active transport. Example is sodium potassium pump. Sodium potassium pump क्या होता है? ये हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो सोडियम आयन है उसके 3 मॉलिक्यूल्स को सेल के मेम्ब्रेन के बाहर भेज दे, और 2 पोटेशियम के आयंस को सेल मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर ले आए। पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, वहीं हम उसको लेकर आ रहे हैं लो टू हाई, और सोडियम जिसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी सेल के बाहर ज्यादा है, हम वहीं उसको भेजने की ट्राई कर रहे हैं लो टू हाई। तो इसी वजह से इस एक्सचेंज के अंदर क्या यूज होगी? एटीपी. सो इट इज कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप, बिकॉज इट ब्रेक डाउन द एटीपी टू गेट द एनर्जी फॉर सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम बच्चे बात करेंगे, आगे आ जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट में ध्यान से देखना, many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy. This is called passive transport. अगर कहीं पे भी एनर्जी स्पेंड ही नहीं हो रही और मूवमेंट हो पा रही, तो वो क्या है? पैसिव. पैसिव जनरली लो टू हाई जाएगी, हाई टू लो. तो जनरली पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ए मटेरियल. अगर मटेरियल जहां ज्यादा है और जहां कम है, तो ऑटोमेटिकली हाई से कहां जाएगी? लो की तरफ, विदाउट एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर. तभी इसको पैसिव बोल रहे हैं, राइट? पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम क्या देखेंगे? न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव में अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन. जब न्यूट्रल सॉल्यूट्स जिनकी ना कंसंट्रेशन इधर है ना उधर है, ये सिंपली मूव करें, तो वो क्या? सिंपल डिफ्यूजन. अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हाई टू लो वाली तरफ ही मूव करें, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन. Water may also move from the membrane from high concentration to low concentration of water, and this movement of water by diffusion is called osmosis. Basically क्या होता है? पानी जहां ज्यादा है वहां से सॉल्वेंट जो है वो जहां ज्यादा है वहां से जहां सॉल्वेंट कम है वहां मूव करे, तब भी क्या बोल रहे हैं उसको? मूवमेंट. बट सॉल्वेंट की मूवमेंट के लिए टर्म क्या आ जाती है? ऑस्मोसिस. सॉल्वेंट की मूवमेंट को एक और तरह से लिख सकते हैं, राइट? कैसे? लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. क्यों? क्योंकि जहां लो कंसंट्रेशन सोल्यूट के वहां वाटर की क्या होगी? सॉल्वेंट की क्या होगी? हाई कंसंट्रेशन. और जहां हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट लिख रहे हैं वहां वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी? लो होगी. तो इस तरह की मूवमेंट जब होती है कि पानी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है, पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन में उसको हम क्या लिखेंगे? ऑपोजिट. सोल्यूट की टर्म में क्या बन जाएगा? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. क्या बन जाएगा? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. और ये मूवमेंट क्या होती है? ऑस्मोसिस. नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन के बाद आ जाता है सेल वॉल.
अगर हम बच्चे सेल वॉल की बात करें, इट इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर सेल वॉल विच इज प्रेजेंट ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फंजाई एंड प्लांट्स, बट इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल्स. सेल वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ bacteria, but bacteria are prokaryotic cell, they are not eukaryotic cell. क्या ये बात क्लियर है? In case of cell wall, it not only gives the shape to the cell, but present as the protect the cell from mechanical damage and infection. तो सेल वॉल के दो फंक्शन है, एक तो शेप देना, दूसरा मैकेनिकल प्रोटेक्शन या इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. It also help to cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecule. जो undesirable macromolecules होते हैं उनके थ्रू भी ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? आगे देखो. Algae have cell wall made up of cellulose, colectins, mannose, minerals like calcium carbonate. प्लांट की सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन. याद रखना. एल्गे की क्या है? सेलुलोज, गलेक्टिन्स, मैनस, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन आता है, पता होनी चाहिए. क्लियर है बात कंपोजिशन के बारे में. नेक्स्ट अब आ जाती है सेल वॉल की टाइप्स. सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल आर कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ. जब भी बच्चे प्लांट बनते हैं ना, तो प्लांट का जो सेल है इसके क्रॉस जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल. बाद में जब ये ग्रोथ कर रहा होता है तो इसके बाहर वाली तरफ जो मेम्ब्रेन्स बननी स्टार्ट होती हैं, सॉरी बाहर वाली तरफ बोल दिया, अंदर वाली तरफ. कैसे? ध्यान से देखो. स्टार्टिंग में ये सेल ग्रो करना स्टार्ट किया, इसके बाहर वाली तरफ हमारे पास ये बनी प्राइमरी सेल वॉल. ये क्या बनी? प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल के बाद जब जैसे सेल ग्रो कर गया, करने के बाद हमारे पास अंदर सेल वॉल्स बनने स्टार्ट हुई जो है हमारी सेकेंडरी सेल वॉल्स. क्लियर है ये बात? फर्क क्या है? इट ग्रेजुअली डिमिनिशेस. जो प्राइमरी सेल वॉल है वो क्या कर जाती है? धीरे धीरे डिमिनिश हो जाती है, राइट, जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है. और जो सेकेंडरी सेल वॉल है अंदर की तरफ से वो बनते हुए एस्टेब्लिश होती है. तो इन दी आफ्टर द ग्रोथ फेज प्राइमरी सेल वॉल क्या हो जाएगी? खत्म. बचेगी कौन सी? सेकेंडरी सेल वॉल. इसके अलावा जाती है थर्ड टाइप ऑफ सेल वॉल विच इज कॉल्ड एज मिडल लैमेला. याद रखो, प्राइमरी सेल वॉल आउटर साइड, सेकेंडरी सेल वॉल इनर साइड, एंड बिटवीन टू सेल्स, between the primary cell wall of two cells there is formation of third type of wall which is called middle lamella. And this middle lamella की हम खास बात क्या कहेंगे? it is mainly formed of कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट. ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है और ये दो सेल्स को होल्ड करती है. और अगर इन दोनों के बीच में एक हमारे पास बना हुआ हो चैनल, उस चैनल को हम बोल देते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा. क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा, which is a channel for the cytoplasm of two cells to connect with each other in between all these cell membranes. क्लियर है ये बात? सेल वॉल वाला हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है. तो आगे अगर हम पढ़ें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. क्या होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? ध्यान समझना. तो बच्चे न्यूक्लियस के साथ हमारे चार अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेलिज एसोसिएट करते हुए कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती है. कौन है ये चार मेम्ब्रेन्स? ध्यान समझो. सबसे पहली आ जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी आ जाती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरी आ जाती है लाइसोसोम और चौथी आ जाती है वैक्यूल. चार चीजें हैं. ये चारों एक दूसरे से फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट. लेकिन बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर और प्रेजेंट हैं जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं मानी जाती, बिकॉज दे आर नॉट फंक्शनली एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम, like mitochondria, peroxisomes, right, chloroplast. ये सारे जो हैं they are not considered part of this endomembrane system. क्यों? क्योंकि फंक्शन ही नहीं मैच कर रहा, फंक्शन अलग अलग है. अब अगर हम ध्यान से देखें तो ध्यान से समझना इसको, ठीक है. इन दिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अगर हम देखेंगे तो थ्री कंपोनेंट्स जो हैं ER के, सबसे पहला सिस्टम आएगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर तीन टाइप के कंपोनेंट है, एक है सिस्टर्ने, एक है वेसिकल, एक है ट्यूब्यूल. दे आर बेसिकली द शेप एंड स्ट्रक्चर्स. सिस्टर्ने आर फ्लैटन शेप स्ट्रक्चर्स हैं, अनब्रांच्ड हैं, सैक लाइक जैसे बोरी होती है, और इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम. जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगा ना, उसकी अपीयरेंस रफ होगी, तो उसको बोल देते हैं रफ ER.
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो दूसरी तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होगा वो अपीयरेंस में कैसा दिखेगा, दैट विल अपीयर स्मूथ, तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्मूथ ER। ठीक है, अब सिस्टर्ने के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इट विल बी द पार्ट ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Then there is vesicle. Vesicles are oval and rounded vacuoles and also have ribosome. So it is also part of RER. Then there is tubule. Tubule are wider tubular branched. Branched element कौन से हैं, सिर्फ इसमें से tubules हैं, ना ही सिस्टर्ने ब्रांच था ना ही वेसिकल ब्रांच था। ये दोनों पॉइंट के ऊपर से नीट के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। ब्रांच कौन कौन है, ब्रांच सिर्फ ट्यूब्यूल्स हैं। सिस्टर्ने क्या थे, अनब्रांच, वेसिकल्स क्या थे, अनब्रांच। सिस्टर्ने और वेसिकल दोनों के ऊपर क्या था, राइबोसोम, सो दे आर पार्ट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट ट्यूब्यूल्स दे आर नॉट कंटेनिंग दीज ribosome, they are free from ribosome, so they are part of smooth endoplasmic reticulum. You can see the smooth endoplasmic reticulum is in the form of tubule, but you can see these form are in the shape of cistern, that is elongated flattened unbranched sac। क्लियर है ये बात, इसमें कोई डाउट तो नहीं। देन endoplasmic reticulum bearing ribosome are called RER. RER is frequently observed in involvement of protein synthesis and secretion. राइबोसोम का काम ही क्या है, प्रोटीन बनाना, तो RER का मेन फंक्शन क्या हुआ, टू सिंथेसाइज प्रोटीन। क्या फंक्शन हुआ मेन, टू सिंथेसाइज प्रोटीन। बट दूसरी तरफ अगर हम बच्चे बात करें, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम जो है वो हमें देखने को मिलती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेजर साइट है वो किस चीज का है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। किस चीज का है ये मेन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। क्या ये बात क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट आ जाता है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस वाज ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गोल्जी, जिसके नाम के ऊपर ये रखा गया। ही ऑब्जर्व्ड दिस डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस इन 1898। ठीक है, इसके अंदर बच्चे ध्यान से रखना एक चीज होती है सिस्टर्ने। सिस्टर्ने दीज आर द स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। द गोल्जी सिस्टर्ने आर concentrically arranged around the nucleus with distinct convex faces। तो 6 जो है ये वाला फेज होगा कन्वेक्स फेज, और दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉन्केव ट्रांस फेज और मैच्योरिंग फेज ऑन द आउटर साइड। सो दिस इज द मैच्योरिंग ट्रांस फेज व्हिच इज प्रेजेंट ओवर द आउटर साइड। ठीक है, तो बेसिकली न्यूक्लियस, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर इस तरह से आता हुआ हमारे पास क्या होगा, गोल्जी। गोल्जी का अंदर वाला जो है कन्वेक्स टाइप का स्ट्रक्चर वो हमारा क्या होगा, सिस, और बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है जो हमारे पास कॉन्केव टाइप का है वो क्या होगा, ट्रांस। तो याद रखना कॉन्केव टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रांस, और जो सिस टाइप का कन्वेक्स टाइप का स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, सिस। सिस क्या होगा, इंटरनल, ट्रांस क्या होगा, एक्सटर्नल साइड। क्लियर है ये बात। टूवर्ड्स न्यूक्लियस कौन है, सिस, टूवर्ड्स द आउटर साइड, टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म कौन है, ई, राइट, ट्रांस फेज, एक्सटीरियर। अब गोल्जी के अंदर याद रखो सिक्रीटरी वेसिकल होती है। दीज आर स्मॉल साइज कंपोनेंट्स ईच अबाउट 40 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर प्रेजेंट अलोंग कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द एजेस ऑफ सिस्टर्ने। दीज आर स्मूथ एंड कोटेड टाइप ऑफ वेसिकल्स। तो इनकमिंग जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं और जो जा रही हैं उसमें सिक्रीटरी वेसिकल्स आएंगी। दूसरे रहते गोल्जियन वैक्यूल्स, they are expanded part of the cisternae which have become modified to form vacuoles। तो ये modified part है vacuoles बनाने वाला, और ये जो है freshly formed part है। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शंस देखो इसके। फंक्शन क्या है बच्चे, तो फंक्शन में इसमें याद रखना कि ये मेनली सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं, सिक्रीटरी सेल्स हैं, सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में काम आते हैं और उनमें गोल्जी ज्यादा होती है। मेन काम क्या होता है इसका, एंजाइम फॉर्मेशंस करवाना। कैसे, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड और प्रोटीन्स बनाए थे। अब उनके ऊपर मॉडिफिकेशन करवाने का, मॉडिफाइड फॉर्म के स्ट्रक्चर्स बनाने का काम किसका है, गोल्जी का। कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइडेशन से जो लिपिड बना SCR से, उस SCR के लिपिड के ऊपर ये ओलिगोसैकेराइड्स ऐड करेगा और क्या बना देगा, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोसाइलेशन से जो प्रोटीन बने RER से, उन RER के ऊपर ये कार्बोहाइड्रेट ऐड करके क्या बना देगा, ग्लाइकोप्रोटीन। तो modified types of glycoprotein and glycolipid are formed by the glycosidation and glycosylation from the Golgi apparatus। क्लियर है ये बात, ये इसका फंक्शन है। They help in form of primary lysosome। कैसे, ट्रांजिशन वेसिकल्स जो है हमारे पास वेसिकल्स आती हैं ऐसी जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई, उनको गोल्जी फॉर्म करते हुए सिक्रीटरी वेसिकल्स बनाता है, which are forming the primary lysozyme।
और इनका आगे फंक्शन हम देखेंगे नेक्स्ट। लाइसोसोम्स होते क्या? The isolated lysosome vesicle have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzyme. Hydrolytic means breakdown enzymes which break down with the help of water. वाटर की हेल्प से ब्रेक डाउन करने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिलेगा, लाइक हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड दे आर ऑप्टिमिकली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। तो इनकी जो पीएच होती है वो हम कोशिश करते हैं इट इज अबाउट 5 और लेस देन 5, 5 से कम की पीएच लिखी जाती है, एंड इट इज डन बाय सेंडिंग H पॉजिटिव आयंस इनसाइड द लाइसोसोम। और उससे होता क्या है, उससे हमारे पास जो ये लाइसोसोम है, जो यहाँ पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, इस लाइसोसोम के अंदर वाली तरफ जो ऑर्गेनेलीज हैं, उन ऑर्गेनेलीज को एक ऑर्गेनेली के अंदर जो हमारे पास केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनको एक पीएच मिलती है जिसपे वो एक्ट कर सके, और इसी पीएच के ऊपर वो अपने एंजाइम्स का एक्शन करवाते हुए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड्स को आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं? डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है। लाइसोसोम के अंदर एक खास बात करती है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं और ये सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब स्टार्टिंग में लाइसोसोम फॉर्म होता है गोल्जी से, वो बनता है प्राइमरी लाइसोसोम विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज एंजाइम्स। ये प्राइमरी लाइसोसोम जो फैगोसाइटोसिस होने के बाद एंडोसोम बन के आ रहा है, फैगोसाइटोसिस के बाद जो एंडोसोम बन के आ रहा है, जो एंडोसोम बन के आ रहा है, उसके साथ फ्यूज करता है, और उसके साथ फ्यूज करने के बाद ये दोनों मिलकर बनाते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। ये सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर डाइजेशन होने के बाद रेजिडुअल्स जो हैं वो ईगोसोम बनकर बाहर की तरफ जाते हैं। क्लियर? तो ये अगर देख पाओगे तो लाइसोसोम प्राइमरी फॉर्म में भी, एंडोसोम में भी, सेकेंडरी फॉर्म में भी, अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिल सकता है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं पॉलीमॉर्फिक। सुसाइडल बैग को बोलेंगे जब बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम्स एक डेड ऑर्गेनेली के आसपास जाकर उसको सराउंड करके उसकी फैगोस, अगर बात करें ऑटोफैगी कर दे, अपनी ही ऑर्गेनेली को ईट अप करने का काम कर दे, तब हम उसको क्या बोलेंगे? सुसाइडल बैग। ये सेल डेथ में हेल्प करवाते हैं, प्लस जब मेटामॉर्फोसिस होती है फ्रॉग या किसी भी और ऑर्गेनिज्म की, उस मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। जैसे फ्रॉग के लार्वा की जो मेटामॉर्फोसिस हो रही है, तो उसमें जो टेल है उसकी जो हमारे पास ऑटोफैगी होगी, जिसकी वजह से वो टेल खत्म हो, एलिमिनेट हो, वो कौन करवाएगा? लाइसोसोम के ये सुसाइडल बैग। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज द वैक्यूल्स। क्या है ये? वैक्यूल्स। वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस found in the cytoplasm. It contains water, sap, excretory material, other material, कोई भी टाइप का इसके अंदर मटेरियल सामान भरा हुआ हो सकता है। वैक्यूल की खास बात क्या है? that they are single membrane structure, they are single membrane structure and they are called tonoplast. This single membrane is called tonoplast. क्लियर है ये बात? टोनोप्लास्ट के अगेंस्ट हम क्या देखेंगे कि जो वैक्यूल है इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से लो कंसंट्रेशन से मटेरियल हमेशा हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। लो कंसंट्रेशन से मटेरियल हमेशा हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। किसके अंदर जाता है? ये बच्चे जाता है किसके अंदर? वैक्यूल्स के अंदर, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्वेश्चन आपका नीट का लाइन बन के आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, वैक्यूल के अंदर बच्चे देखोगे तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो है वो 90% तक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और ये किस फॉर्म में करते हैं? सैप वैक्यूल। किस फॉर्म में करते हैं? सैप वैक्यूल। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वैक्यूल के अंदर बच्चे अमीबा के अंदर जैसे एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इन प्रोटिस्ट इंगल्फ किए हुए फूड के लिए होते हैं फूड वैक्यूल, और इन सम ऑर्गेनिज्म देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ गैस वैक्यूल। देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ गैस वैक्यूल, and even there is formation of sap vacuole in case of plants. So there are various types of these vacuoles. Clear? After endomembrane system के हमने 4 पार्ट पढ़े। कौन कौन सा था? पहला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा था गोल्जी apparatus, तीसरा था लाइसोसोम, चौथा था वैक्यूल। पॉलीमॉर्फिज्म किसमें शो हो रहा था? लाइसोसोम। ग्लाइकोसाइडेशन ग्लाइकोसाइलेशन ये किसमें हो रही थी? गोल्जी में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था? प्रोटीन सिंथेसिस। किस फॉर्म में था? सिस्टर्ने में या वेसिकल में। और दूसरी तरफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था? लिपिड सिंथेसिस, और वो किस फॉर्म में था? ट्यूब्यूल फॉर्म में।
क्लियर है ये बातें, सारी बातें क्लियर है। लास्ट में हमने पढ़ा वैक्यूल, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, उसके मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं, टोनोप्लास्ट। इसमें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट है या लो टू हाई, इसमें मूवमेंट है लो टू हाई, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है। अमीबा के अंदर कौन सा वैक्यूल देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या करता है, ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन। क्या करता है, ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन। सिमिलरली प्रोटिस्ट के अंदर कौन सा देखने को मिलता है, फूड वैक्यूल, इंगल्फ करता है फैगोसाइटोसिस के बाद, राइट, तो इंगल्फिंग वाला होता है। और इसके अलावा अगर प्लांट में देखेंगे तो 90% ऑफ स्पेस किसने कवर किया है, वैक्यूल। कौन सा टाइप का वैक्यूल, सेप वैक्यूल, विच इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द प्लांट सेल। क्लियर। आफ्टर दिस नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया की एक खास बात पता क्या है, अगर आप एवोल्यूशन पढ़ोगे ना तो एक चीज आप देखने को मिलेगी कि हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसे बैक्टीरियाज को किसी और बैक्टीरिया ने इनगल्फ किया और वो इनगल्फ करते हुए, मॉडिफाई करते हुए आज की डेट में बने यूकैरियोट। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली कंसीडर्ड अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया which was engulfed by some kind of cell in the course of evolution, और later on mitochondria क्या बन गया, became the organelle which is present inside the cell। क्लियर। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो प्रोकैरियोट से बहुत ज्यादा मिल रही हैं, राइट। कैसे, प्रोकैरियोट्स की तरह हमें यहाँ पर भी क्या देखने को मिलता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके इंटरनल वाले स्ट्रक्चर से ही रेस्पिरेशन हो रही है, जैसा कि हमें मीजोजोम से देखने को मिलती है इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अगर हम बात करें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जैसा हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, सिंगल डीएनए। It also consists of ribosome and these ribosome are also of 70S type। कैसे टाइप के हैं, ये भी 70S टाइप के हैं, जैसा हमें देखने को मिला था किसमें, प्रोकैरियोट में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज के कारण we consider that it will be some kind of bacteria which was engulfed by another bacteria or another type of cell and now it is represented as a organelle of eukaryotic cell। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द प्रोकैरियोट, इट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द प्रोकैरियोट। क्लियर है ये बात। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडेड इनटू इट्स ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वेटिक कंपार्टमेंट। मतलब अब ये दो मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, एक तो ल्यूमन, एक तो यहाँ पर फ्लूइड होगा और एक अंदर वाली तरफ होगा। अंदर वाले फ्लूइड को हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स। The inner membrane forms a number of infoldings और इनफोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे टूवर्ड्स द मैट्रिक्स। तो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर रही है, फोल्ड करके क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, जिससे रेस्पिरेशन का रेट क्या हो, बढ़ जाए, रेस्पिरेशन का रेट क्या हो, बढ़ जाए। क्लियर है ये बात। आगे अगर हम बचेंगे, मैट्रिक्स हैज अ सिंगल सर्कुलर डीएनए एंड अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम 70S, राइट, एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पर एस का मतलब समझो क्या है, एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ये बेसिकली एक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। इसकी खास बात क्या है कि ये डेंसिटी और साइज ऑफ ए स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, स्ट्रक्चर करता है। इट इज अ टाइप ऑफ नॉन एडिटिव स्ट्रक्चर। नॉन एडिटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अगर मैं 20 और 50 जोड़ूं तो 70 नहीं होगा, राइट। जैसे हम 70S को जो पार्ट करके तोड़कर देखते हैं ना, तो इसमें जो हमें राइबोसोमल यूनिट्स देखने को मिलती हैं वो हमें यहाँ पर 50 और 30 देखने को मिलती है। 50 और 30 को जोड़ते हैं तो 80 होना चाहिए, पर हो कितना रहा है, 70S। तो इनको ऐड नहीं किया जा सकता, ऐड करना इनको इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, हम इनको ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर अ कॉम्पोजिशन ऑफ डेंसिटी एंड साइज। क्लियर है ये बात। यही स्वीडबर्ग यूनिट के ऊपर 70S, 80S, 100S, 120S ये सारी चीजें चलती हैं, ये काम आती है। क्लियर। अब आगे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली तरफ जो इनर मेम्ब्रेन है, राइट, इसमें याद रखना एक पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं जिनको बोलते हैं ऑक्सीजोम या जिनको बोला जाता है F0, F1 पार्टिकल। दे आर नेसेसरी फॉर ATP synthesis because they are having ATPase enzymes, right? They are responsible for ATP synthesis। ये चीज याद रखनी है। इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स का नाम ऑक्सीजोम या F0, F1 पार्टिकल होता है और ये कहाँ प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है ये बात। Mitochondria are referred to as powerhouse of cell as they produce 95% of ATP। 95% of the ATP produced inside a cell is produced from the mitochondria itself। क्लियर है। बाकी प्रोसेसेस से जो है ADP से ATP बनने वाली वो अलग अलग प्रोसेसेस अलग अलग जगह हो रही है। 95% कौन करवा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेम फंक्शन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में कौन करवा रहा था, मेसोजोम। कौन करवा रहा था, मेसोजोम।
Plastids are semi-autonomous organelle having DNA, RNA, ribosome, double membrane envelope, and these are largest cell organelle in plant cell. Largest cell organelle के अगर ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेली कौन सी होगी? प्लास्टिड होगी. कौन होगी? प्लास्टिड होगी. और इनके अंदर भी अपना डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम फिर 70S है और डबल मेम्ब्रेन एनवेलप है. सिंगल मेम्ब्रेन किसमें पड़ा था? सिंगल मेम्ब्रेन पड़ा था वैक्यूल में. क्या ये बात क्लियर है? प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट. तीनों के अलग अलग फंक्शन है. ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम भी है यहाँ पे. अब इनको समझते हैं. ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस इन नेचर, क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन इन कलर, क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड लाइक येलो, रेड, राइट, बट दे आर नॉट ग्रीन इन कलर. क्लियर है ये बात? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर माइलोप्लास्ट आता है जो कार्ब स्टोर करेगा, एलियोप्लास्ट आता है जो ऑयल स्टोर करेगा. कार्ब स्टोर करने वाला जैसे स्ट्रक्चर है पोटैटो, राइट. ऑयल स्टोर करने वाला कैस्टर सीड. एलियोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन, और प्रोटीन को स्टोर करने वाला जो स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है वो आ जाती है बीन्स. क्या आ जाती हैं? बीन्स. क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस करवाना, और अगर हमसे पूछा जाए क्रोमोप्लास्ट, इसका काम है कलर प्रोवाइड करना फ्लावर्स को, सीड्स को, बाकी सभी स्ट्रक्चर्स को, फ्रूट्स को. ये सभी चीजें कौन करता है? कलर प्रोवाइड करने वाला काम क्रोमोप्लास्ट. और खास बात, ल्यूकोप्लास्ट कैन कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कैन कन्वर्ट इनटू ल्यूको. सिमिलरली दे कैन इंटरकन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. आप देखते हो जो हरी मिर्ची होती है, लाल मिर्ची होती है, वो दोनों एक ही प्लांट से, एक ही जगह से आ रहे हैं. पर हरी मिर्ची जो है वो बाद में क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में विद कैरोटिनॉइड्स, और वो कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है. सिमिलरली जो ग्रीन लीव्स हैं उनका क्लोरोप्लास्ट कन्फर्म हो जाता है, जब कन्वर्ट होता है इनटू क्रोमोप्लास्ट तो वो कैसा हो जाता है? कलर येलो, और इसीलिए वो पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, राइट. तो ये सारा चेंज हो सकता है एक दूसरे में. देन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट हमारे पास ग्रीन कलर की पिगमेंट है क्योंकि इसमें कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में? क्लोरोफिल, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर photosynthesis. They trap solar energy which is used for manufacturing of food, and this process is known as photosynthesis, right. अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखो. क्लोरोप्लास्ट में भी दो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. देयर इज प्रेजेंस ऑफ मटेरियल इन बिटवीन, and there is also present in material inside the inner membrane which is called stroma, aqueous fluid. इस स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास ये स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड देखने को मिलता है जिसको बोल देते हैं ग्रेना या ग्रेनम. ग्रेनम के अंदर जो ये एक एक स्टैक है इसको बोल देते हैं थाइलेकॉइड. दिस थाइलेकॉइड आर कनेक्टेड विद द अनदर वन विद द हेल्प ऑफ लैमेला, विद द हेल्प ऑफ लैमेला. ये बात क्लियर है? थाइलेकॉइड के अंदर वाले स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं? ल्यूमन. क्या बोल रहे हैं? ल्यूमन. द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इज कॉल्ड पेरीप्लास्टिसाइडल स्पेस. ये वाली स्पेस जो है पेरीप्लास्टिसाइडल स्पेस. Inner to membrane matrix is present. This matrix is present which is divided into two part. Grana. Grana क्या है? Inner plasticidal membrane of the chloroplast is invaginated to form a series of parallel membranous sheet called lamellae, which forms number of oval closed sac-like structure called thylakoid. Thylakoid के ही ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं? स्टैक को क्या बोल रहे हैं? ग्रेना. क्लियर? Then after the chloroplast then there is ribosome. Ribosome बहुत important organelle है which is present both in pro as well as eukaryotic structure. क्या होता है ribosome? Ribosome are the smallest non-organelle without membrane ribonucleoprotein particles attached to either on RER or freely floating in the cytoplasm and are the site for protein synthesis. मोटी बात, ribosome protein synthesis करता है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है या फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकता है. क्लियर? और ये प्रोटीन जो ये पार्टिकल है राइबोसोम, ये किससे बनता है? आरएनए प्लस प्रोटीन. प्रोटीन और आरएनए की एक रेशो होती है जिससे ये बनता है. 60-40 जनरल रेशो होती है. 60% आरएनए, 40% प्रोटीन इन प्रोकैरियोट, 60% प्रोटीन, 40% आरएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट. क्लियर? तो ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है. और अगर एक सीरीज के अंदर एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जो है अटैच हों तो उस पॉइंट को उस चक्कर को हम बोल देते हैं पॉलीसोम या एर्गोसोम. क्या बोल देते हैं? पॉलीसोम या एर्गोसोम. क्लियर? नाउ लुक एट द राइबोसोम्स. राइबोसोम्स जो हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, दीज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप, 70 एंड 80. 70s के अंदर 60% क्या है? आरआरएनए, 40% क्या है? प्रोटीन.
This 70s RNA is found in prokaryotes, mitochondria, plastid of eukaryote. तो हमने ये चीज याद रखनी है, 70s राइबोसोम is found in both pro as well as eukaryote, but 80s ribosome is found in only eukaryote, not in prokaryote. Clear है? And it is found in cytoplasm of eukaryote. It composed of only 40% RNA and 60% protein. Clear है ये बात? ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं. सब यूनिट्स भी देख लो एक बारी. 30-50 से बना 70s, 40-60 से बना 80s. 40-60 100 नहीं है, दे आर नॉन एडिटिव. स्पीडबर्ग यूनिट क्या है? नॉन एडिटिव, सेडिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है. क्लियर है ये बात? फंक्शन ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, बिकॉज जितने भी प्रोटीन का सिंथेसिस है, एमआरएनए की ट्रांसलेशन करवाने के प्रोसेसेस, वो सारे के सारे कौन करवाएगा? राइबोसोम करवाएगा. राइबोसोम के पास इसके लिए स्पेशल पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज, ये सारे जो हैं एंजाइम साइट्स प्रेजेंट हैं, एंड दे आर जनरली प्रेजेंट ऑन दी लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. दे आर जनरली प्रेजेंट ऑन लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. तो अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन में ध्यान से देखना. It is a framework of fibrous protein elements became necessary to support the extensive system of membranes. These elements collectively form the cytoskeleton of a cell. सेल के अंदर बच्चे बहुत सारी ऐसी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनकी हेल्प से सेल के अंदर का स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनाइज रहता है, और सेल के बाहर भी जो उसकी मूवमेंट्स हैं या उसके स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑर्गेनाइज हो पाते हैं, फॉर्मेशंस हो पाती हैं. कैसे? ध्यान से देखेंगे. पहली सबसे टाइप की जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होती है वो होती है माइक्रोट्यूब्यूल. माइक्रोट्यूब्यूल आर फाउंड इन सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, एस्टल बॉडीज एंड स्पेंडल फाइबर्स. ये सारे स्ट्रक्चर्स हम अलग अलग जगह पढ़ते हैं. सीलिया, फ्लैजेला तो अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के, सेंट्रियोल भी देखेंगे. दे आर मेनली फाउंड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, दो टाइप के ट्यूबुलिन होते हैं, एक होता है अल्फा ट्यूबुलिन, एक होता है बीटा ट्यूबुलिन. उन्हीं का अरेंजमेंट होता है अल्फा, राइट, अल्फा के साथ साथ बीटा. इस तरह से ये अरेंजमेंट चलता रहता है दो का, अल्फा देन बीटा. तो ये दोनों एक दूसरे को स्पाइरली ऐसे बनाते रहते हैं ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर. These form a part of cytoskeleton and help in cell shape and mechanical support. मैकेनिकल सपोर्ट देने में, सेल को शेप देने में, सेल की मोटिलिटी थ्रू सीलिया एंड फ्लैजेला में भी कौन हेल्प करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद दूसरा आ जाता है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट. माइक्रोफिलामेंट ध्यान से समझना. These are microscopic, long, narrow, cylindrical, non-contractile protein found only in यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म. यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले ये लॉन्ग, नैरो, सिलिंड्रिकल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, राइट. दीज आर मेनली फाउंड ऑफ एक्टिन विच इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना हुआ ये स्ट्रक्चर है जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है. और ये जो पार्ट है, दीज माइक्रोफिलामेंट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन एंड चेंज द सेल शेप, मोटिलिटी एंड डिवीजन ड्यूरिंग डेवलपमेंट. ये सभी चीजों में ये वाले जो हैं हमें यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं. नेक्स्ट बच्चे अगर ध्यान से देखोगे तो आ जाता है लास्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट. इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है? दीज आर द सपोर्टिव स्ट्रक्चर अराउंड द साइटोप्लाज्म, और ये सॉलिड अनब्रांच्ड कंपोज्ड ऑफ नॉन मोटाइल स्ट्रक्चरल प्रोटीन से बने होते हैं. दे प्रोवाइड सपोर्ट टू माइक्रोफाइब्रिल्स व्हिच इज एसेंशियल फॉर देयर कॉन्ट्रैक्शन. तो ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है जरूरी होते हैं. तो ये है हमारे पास एक्टिन का बना हुआ, देन देयर माइक्रोट्यूब्यूल्स, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ये तीनों चीजें यहाँ पर प्रेजेंट हैं. इनकी हेल्प से ही आगे हम देखेंगे सीलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को. स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया देखेंगे तो क्या होगा? सीलिया और फ्लैजेला हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सीलिया छोटा स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजेला थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है. सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स व्हिच वर्क लाइक और causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. या तो surrounding fluid को मूव करवाएगा या खुद मूव करेगा. सीलिया दो चीजों में हेल्प कर सकता है. फ्लैजेला जो है, फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पांसिबल फॉर सेल मूवमेंट. सेल की मूवमेंट के लिए जनरली कौन रिस्पांसिबल है? फ्लैजेला. जैसे कि स्पर्म की मूवमेंट कौन करवा रहा है? फ्लैजेला. बट ओवा की जो मूवमेंट हो रही है थ्रू दिस सिलिएटेड एपिथेलियम, वो कौन करवा रहा है? सीलिया. सीलिया खुद नहीं सेल को मूव करवा रहा, सीलिया बाहर फ्लूइड, बाहर वाला कोई स्ट्रक्चर पड़ा उसको मूव करवाने में हेल्प कर रहा है जनरली. क्लियर है ये बात? अगर अब बच्चे हम याद रखेंगे तो इसमें एक चीज देखना, इसमें एक हमें देखने को मिलता है 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ के हैं अल्फा बीटा ट्यूबुलिन वाले, वो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ होंगे. 9 ड्यूप्लेट रिंग्स होंगी 9 अराउंड दिस, एंड 2 singlets will be present at the center. 9+2, 2 singlets, 9 duplet.
इन ड्यूप्लेट्स की खास बात क्या है कि इसमें कंप्लीट रिंग होती है जिसको बोलते हैं ए, और एक इनकम्प्लीट रिंग होती है जिसको बोलते हैं बी। ए और बी अगर बोला जाए क्वेश्चन में तो 9 कंप्लीट रिंग्स हैं आसपास, 2 कंप्लीट रिंग्स हैं सेंटर में, तो टोटल कंप्लीट रिंग्स हैं 11, और उसके साथ साथ 9 इनकम्प्लीट बी रिंग्स भी प्रेजेंट है, 9 इनकम्प्लीट रिंग्स भी प्रेजेंट है। तो ये सभी चीजें मिलाकर हम देखेंगे 18 हमारे पास हो जाएंगी दीज ड्यूप्लेट्स, कंप्लीट प्लस इनकम्प्लीट आउटर साइड, और 2 इंटरनल कंप्लीट। टोटल हमारे पास कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाएंगे 20 में से हमारे पास 9 कैसे होंगे अगर हम देखेंगे तो कैसे हो जाएंगे इनकम्प्लीट, और जो है 9 + 2 जो हमारे पास बाकी हैं वो कैसे हो जाएंगे 11 कंप्लीट। क्लियर है ये बात? कंप्लीट रिंग कौन सी है? ए वाली जो 7 पे 9 बाहर हैं 2 अंदर है। क्लियर? अदर देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ रेडियल स्पोक, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल शीथ, इंटरडिप्लेट ब्रिजेस, जिनकी वजह से सारा स्ट्रक्चर स्टेबल हो पाता है। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल विच डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द सेलुलर फंक्शन। सेल फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला सबसे जरूरी पार्ट है। इसकी भी खास बात क्या है कि ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये भी कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और इसके अंदर भी ऑर्गेनेलीज वगैरह अंदर और प्रेजेंट होंगी, ध्यान से देखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन। ये भी किसका बना हुआ है? 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स का बना हुआ है, विद द स्पेस कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस व्हिच फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो 2 मेम्ब्रेन्स हैं, बीच में पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड है, और यही जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच। क्लियर है ये बात? The outermost membrane usually remains continuous with endoplasmic reticulum and also bears ribosome in it. बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूस है RER से, और उसके ऊपर भी राइबोसोम है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। It allows the passage of inorganic ions, small organic molecules, ribosomal subunits, RNAs, proteins through the nuclear pore. न्यूक्लियर पोर से ये सारे मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस के अंदर कोई सिग्नल आ पाता है, और न्यूक्लियस अपना सिग्नल इन फॉर्म ऑफ mRNA या इन फॉर्म ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स बाहर भेज पाता है। तो ये सारी चीजें इसी वजह से हो रही हैं। क्लियर है? अब बच्चे अगर हम आगे देखेंगे तो आगे ध्यान से देखना, आगे आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको होता है न्यूक्लियोलस। याद रखना, न्यूक्लियस के ऊपर कैसी मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियोलस इज अ कॉन्स्पिशियस डार्कली स्टेन्ड स्फेरिकल बॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन एंड राइबोसोमल RNA। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है? ये राइबोसोम की फॉर्मेशन करवा रहा है, और राइबोसोम फॉर्मेशन के कारण हम न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम किसकी फॉर्मेशन करवा रहा था? प्रोटीन। तो राइबोसोम को क्या बोलेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम की फॉर्मेशन कौन करवा रहा है? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस को क्या बोलेंगे? राइबोसोमल फैक्ट्री। और ये डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है, एंड इट इज जनरली एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन ऑफ द न्यूक्लियर क्रोमोसोम। क्लियर है ये बात? Then nucleoplasm, fluid inside the nucleus. It is a transparent, homogeneous, ये याद रखने कैसा fluid है? Homogeneous, semi-fluid, colloidal ground substance present inside the nuclear membrane. It help in maintaining the shape of nucleus, formation as well as spindle protein of NAD, ATP, DNA, RNAs and ribosomal subunits. ये सभी चीजों में हेल्प करेगा। न्यूक्लियस प्रोटीन की मैट्रिक्स की बात करें, इट इज अ फाइन नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस फाइब्रिल्स that traverse the whole nucleus. Next, न्यूक्लियस के अंदर अब हमने बात करनी है बच्चे, हमने न्यूक्लियोप्लाज्म बात कर ली, हमने न्यूक्लियोलस की बात कर ली, लास्ट रहता है क्रोमेटिन फाइबर्स, which is the main part of the nucleus, which is the genetic material inside the nucleus. ये genetic material कैसे है? These are the thread-like structures which are uniformly distributed in the nucleoplasm. They are only observed in interphase stage. Generally thread of DNA, due to which there will be formation of different mRNA and protein. ये सारी चीजें करवाने के लिए जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मटेरियल है वो किस फॉर्म में? क्रोमेटिन, थ्रेड्स ऑफ डीएनए, राइट? यही डीएनए के थ्रेड्स इंटरफेस में ऐसे ही रहते हैं। इंटरफेस खत्म होते ही दे फॉर्म्स स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमोसोम। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ दिस क्रोमेटिन इज कॉल्ड क्रोमोसोम। याद क्या रखना है? प्रोकैरियोट्स के अंदर ये क्रोमेटिन एक ही होता है न्यूक्लियोइड के अंदर, और ये जो क्रोमेटिन होता है इससे एक ही, अगर हम बात करेंगे, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए बन पाता है इनसाइड द प्रोकैरियोट। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट दे आर मैनी, गिविंग राइज टू मैनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है?
आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो क्रोमेटिन कैसे बना, क्रोमोसोम उसके ही थ्रेड्स जो है फाइबर्स जो वो क्रोमेटिन है, और ये हिस्टोन से बाइंडेड होने वाले स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, डीएनए। क्लियर है। क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए, सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। याद रखना क्रोमेटिन के अंदर डीएनए भी है, हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है, और आरएनए भी है। क्वेश्चन में अगर आ जाए डज क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ आरएनए, तो ये बात क्या है, ट्रू। डज क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ नॉन डीएनए प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, सो ये बात भी क्या है, ट्रू। डज इट कंटेन हिस्टोन एंड डीएनए, यस इट कंटेन्स हिस्टोन एंड डीएनए एज वेल। इट कंसिस्ट ऑफ 4 मटेरियल्स, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड लास्ट वन इज आरएनए, आरएनए। क्लियर है। लास्ट टाइप में आ जाते हैं हम क्रोमोसोम के ऊपर। एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। क्रोमोसोम क्या होता है, बेसिकली इसका कंडेंस फॉर्म, और उस कंडेंस फॉर्म के अंदर एक कंस्ट्रक्शन बनती है, पॉइंट बनता है जहां पर आकर हमें एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और यही डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो होगा इसको हम बोल देते हैं काइनेटोकोर। क्या बोल देते हैं, काइनेटोकोर। जो हमारी स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच भी किसके साथ करती हैं, काइनेटोकोर के साथ, और यहीं से डीएनए जो है सेपरेशन हो पाती है सिस्टर क्रोमाटिड्स की बीच में। क्लियर है ये बात। तो आपको ये चीज याद रखनी है, देयर इज डिस्क शेप स्ट्रक्चर आल्सो प्रेजेंट ओवर हियर व्हिच इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देखो, तो शेप के ऊपर क्रोमोसोम के 4 टाइप्स है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की पोजीशन के ऊपर। एक है, सबसे पहले बेसिक टाइप आता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, ऊपर वाले को हम बोल देते हैं पी, नीचे वाले को बोल देते हैं क्यू। आर्म्स है ये क्रोमोसोम की, ऊपर वाले को पी, नीचे वाले को क्यू। अगर पी और क्यू इक्वल हैं तो वो है मेटासेंट्रिक। अगर पी जो है वो स्लाइटली लेस है और क्यू थोड़ा सा बड़ा है तो वो क्या है, सब मेटासेंट्रिक। और अगर P बहुत छोटा हो जाए और Q बहुत कंपैरेटिवली बड़ा हो जाए तो वो क्या है, एक्रोसेंट्रिक। और अगर P एब्सेंट हो जाए, अगर P एब्सेंट हो जाए और Q जो है सिर्फ वही प्रेजेंट हो, P जो है वो एब्सेंट हो जाए और Q ही सिर्फ प्रेजेंट हो, तो वो क्या है, टीलोसेंट्रिक। अब खास बात क्या है, एक्रोसेंट्रिक इज कंसिडर्ड मोस्ट एडवांस, राइट, एंड दिस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमन, major formation of human. Telocentric is absent in case of human. Telocentric is not present in case of human. Clear है ये बात। मेटासेंट्रिक की जब भी हम देखेंगे डिवीजन, तो इसकी जो शेप आएगी वो हमें इस तरह से वी शेप आएगी। क्यों, क्योंकि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो है इस तरफ से पुल करेगा। इसकी जो है बच्चे हमें शेप आएगी एल शेप आएगी, ठीक है, तो एल की शेप में होगा ये। एक्रोसेंट्रिक जो है बच्चे ये जे शेप हमें देखने को मिलेगा, ये जे की तरह दिखेगा, इस तरह से जे की तरफ ऊपर की तरफ से खींचा जा रहा है, राइट। और टीलोसेंट्रिक आई शेप, सिर्फ यहां से ये वाली आर्म आ रही है, ठीक है। तो ये शेप याद रखनी है। मेटासेंट्रिक कौन सी देगा, वी। सब मेटासेंट्रिक एल, एक्रोसेंट्रिक जे, टीलोसेंट्रिक आई। क्लियर है ये बातें, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। और इसके साथ साथ एक चीज याद रखनी है, ये है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा अगर कहीं और भी ऐसे कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के साथ जो हमें डीएनए की नोड से देखने को मिलेगी उसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोल देते हैं, सैटेलाइट स्ट्रक्चर। क्लियर है ये बात। लास्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास इस पूरे चैप्टर का, दैट इज माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज के अंदर हमारे पास फेरोसोम्स, प्रोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोसोम्स आते हैं। फेरोसोम्स को पढ़ते हैं। Many membrane bound minute vesicles called microbodies are present in both plant and animal. They contain various types of enzymes like spherosomes. Then there is peroxisomes. They are found in plant cells which are involved in synthesis and storage of lipid. Lipid की synthesis and storage के लिए कौन है, peroxisomes. एंडोस्पर्म हुआ, कोटिलेडन ऑफ ऑयल सीड्स हुआ। ग्लाइकोक्सिसोम्स के बारे में समझो। These were called peroxisomes because they contain peroxide producing enzyme oxides and peroxidase destroying enzyme catalases। ठीक है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है बच्चे, ग्लाइकोक्सिसोम्स ये वाला आएगा, peroxisomes ऊपर वाला आएगा। क्लियर है ये बात। इसी के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद अस। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो अपने बाकी जो सेक्शंस हैं इस चैनल के उनके ऊपर जरूर जाकर गौर करें। क्लियर है। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड।